1922 गाड़े खाने मलबल खान को तलाक दिया। 1922 उस्तानी हिस्सा सोमगी 1918 की छपी हुई। काना बाकी मीर बाकर अली। साहिबों जैसा कि मीर बाकर अली ने अपने अंदाज़ बयान के साथ कुछ तलफ़्फ़ुज़ के साथ भी पेशी की है, मैं उन्हीं के तलफ़्फ़ुज़ में वो बातें सुनाना चाहता हूँ। मेरा अमल सिर्फ इतना है कि मैं पढ़ रहा हूँ। ये है किताब गाड़े खाने मलमल जान को तलाक दी। गाड़े खां बल कुंबा जहाँ बिन नर्स सखां कौम डोडा गोद कतनी पेशा तनपोशी साकिन बाड़ी तहसील ज़राअत मोहल्ला नूर बापा गली बज़ाज़ा हिंदुल नस्ल अपने कुंबे में सबसे गड़ा डील कपासी रंग मोटे मोटे आज़ा सादा तबीयत राहत रसां हर काम में मजबूत। मलमल जान बतलाशे घर करने पेट भरने अपने वतन से निकली। छरेरा बदन उजला रंग नाजुक मिजाज ऐसी कि ज़रा सी देर में तार तार हो जाती हैं। अपनी धुन की ऐसी पक्की कि इतने बड़े सफ़र को जहाज़ और खुशकी के रास्ते तय करके आईं और गाड़े खां के मजबूत आज़ा देखकर डोरे डालने शुरू किए कि उनसे रिश्ता पैवंद हो जाए। गाड़े खाने जो मलमल जान को देखा कि तबीयत तार तार हो गई। मलमल जान का नाजुक नाजुक नक्शा सुतमा नाक पतले पतले होंठ सीधी आँखें सुराईदार गर्दन गज भर चलने में 16-16 गिरें कमर में पड़ती। हाथ पांव गोल निहाय से गोल 42 का सिन मशहूर अक्सर देखने वाले 26 का भी गुमान करते थे। बला की कसक मसक गाड़े खाने पहले तो इस ख्याल से सरधुना फिर सोचा कि शादी मुनासिब नहीं क्योंकि ढाके वाली बीवी साहिब सलीक़ा अकीफ़ा घर में मौजूद, लेकिन मोटी अकल की थी। समझ में आ गया शादी कबील हो तो देखा जाएगा। इंशाअल्लाह शादी के बाद मलमल जान हमारी हो जाएंगी। लेकिन उनको ये खबर न थी कि मलमल जान 20 बरस गुजरने के बाद भी ये अपने कुंबे और अपने हलवे मांडे से गरज रखेंगी और इनसे दामन छुड़ाना जंजाल हो जाएगा। गाड़े खां ने मलमल जान से कहा, अगर आपका दामन बंदी और पैवंद का इरादा है तो मैं भी तुमसे अहद करता हूँ कि तुमको अपने घर का मुख्तार बनाकर और अपनी बूदोबाज गांव और जंगल में इख्तियार कर लूँगा और मुल्क के कोने कोने से पैदावार समेट कर तुम्हारे कुंबे और तुम्हारे वास्ते भेजता रहूँगा। लेकिन ये मेरी ये शर्तें, अव्वल तो अपनी इफ़्फ़त को महफूज रखना, दूसरे ढाके वाली से ना उलझना और ना मुखालफत करना कि मेरे अलावा उनका सरपरस्त कोई नहीं रहा। दूसरे तुम्हारा कुंबा आकर रहे सहे खाए पिए, लेकिन ऐसा न करे कि मेरा तमाम घर सोचकर अपना भूबा भरे और हम देखकर गज़ों उछलें तो हमको सख्त बाग दिखा और मस्जिद में हम खुदा से फरियाद करने जाएं। तो कब्ज़ा शमशीर से हम पर कब्ज़ा करो और जो जो चीज़ें मेरी जैसी हैं उनको इसी हालत में छोड़ना और उछल पुछल न करना। ये शर्तें मंजूर हैं तो आकर रहो, सहो, खाओ पियो और इतना करना कि मेरे बच्चे कम समझ और नादान हैं, उनसे ऐसा हक काम ना लेना जो उनके विश्वास से बाहर हो। एक अंदाज है ये खाना बाती का इक़्तिबास। दिल्ली का हाल। दिल्ली में उस ज़माने में नौजवान आदमी भी भीख मांगा करते थे।
वो मंजर देखकर मीर बाकर अली लिखते हैं, मैं दिल्ली में देखता हूँ कि सड़कों पर जवान जवान पड़े हैं, बदन का कपड़े का तार नहीं, लेकिन नकदी पास है जिसको गिन गिन कर खुश होते हैं। अगर उनको ना मिले तो मेहनत करें कि रोज़ शाम को हमारी मुखलिस कौम में एक माकूल रकम आ जाए। और अब तो बजाय रकम आने के निकल जाती है। और जुमेरात के दिन तो दिल्ली में नए नए रूप निराले ढंग नज़र आते हैं। एक जवान है, उनकी पीठ पर एक बुढ़े साहब चिपके हुए हैं। कोई चीड़ के आधे संदूक में गूदड़ बिछाए 4 पहिए उसमें संदूक में लगे हैं। 2 जवान खींच रहे हैं। एक तरफ 10-5 जवान सन मुस्तन जमा है। जिस दुकान पर आए सब ने मिलकर अली अली कहकर वो गुल मचाया कि क्या मजाल आप कुछ काम कर सकें। नमाज रोज़ा उसकी माफ़ी मांगी खुदा से, बहुत से ऐसे हैं मांगी खुदा से। नमाज रोज़ा उसकी माफ़ी मांगी खुदा से, बहुत से ऐसे हैं कि चरस अफीम शराब कोकिंग चांदू मदद उड़ाते हैं। एक रोज़ का अपना वाक़या सुनाता हूँ। सदर बाज़ार में एक जवान फ़कीर साहब ने एक दुकान पर ठहर कर पैसा मांगा। दुकानदार ने कहा कि भाई बरकत है। फ़कीर साहब चंद कदम बढ़े और बेटी की गाली देकर फरमाया कि पहले तो हमें आदत डलवा दी और अब कहते हैं बरकत है। नहीं, यह है उस्तानी, ये लड़कियों के लिए लिखती हैं। इसमें है, सुनो आपा जी, सुनो, पाजी और शरीफ में सूरत के लिहाज से तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं कि तुम किसी को देखकर कह दो कि ये शरीफ है और ये पाजी। हाँ, बुरी आदतें आदमी को शरीफ और पाजी बना देती हैं। तकरीर करने के वास्ते ये निहायत ज़रूरी है कि अच्छे अच्छे जुमले जो सुनने वालों के कानों को भले मालूम हो और वो माने खेज़ हों, हश्व ज़वाइद से पाक हों, उनका लहजा नर्म और लतीफ़ हो और उन जुमलों को बेमौका ना कहा जाए। गुफ्तगू करने में लफ्ज़ दबा कर न बोलो कि दूसरा न समझे। तकरीर करने से हमारा मुद्दा ये नहीं कि हम ही समझें, बल्कि गरज गुफ्तगू से ये होती है कि हमारे मुद्दा को दूसरा बखूबी समझ ले। जिस लफ्ज़ के माने तुम नहीं जानती, हरगिज़ उसे ज़बान से न निकालो। अगर कोई पूछ बैठा तो तुमको शर्मिंदा होना पड़ेगा। जहाँ तक मुमकिन हो गुफ्तगू बेसाख्ता और ऐसी जल्दी न बोलो कि लफ्ज़ किसी की समझ में न आए। छोटे छोटे फ़िक्रे हों जो सुनने वाले की जल्द समझ में आ जाएं और उनके माने बलीग हों। जिस वक्त तकरीर करो तो उसकी तरतीब का ख्याल रहे। ऐसा ना हो कि कहना तो तुम्हें ये मंजूर है कि बाजी कल मेरा इरादा है कि आप और मैं साथ ही खाना खाएं, लेकिन उसकी जगह ये कहो कि कल मैं खाएं रोटी तुम इरादा। लफ्ज़ तो वही है लेकिन तरतीब गलत है। और साथ ही तरतीब के ये ख्याल भी रखो कि हम कौन सा लफ्ज़ यहाँ बोलें। मसलन खाने के वास्ते खाना नौश करना, खाना खाना, निगलना, थूरना, छुरियाँ डालना, कटावट डालना, खाना अंतिसार करना, मुलाहिज़ा करना, कहाना नौश जान फरमाना, सूर करना, जहर मार करना, ये तमाम लफ्ज़ खाना खाने के मुताबिक बोले जाते हैं, लेकिन तुम उनका महल इस्तेमाल खुद ही समझ लो। रंगीनी तकरीर में इस कदर मुनासिब है जैसे आटे में नमक। अगर रंगीनी ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक दरख्त निहायत सरसब्ज़ और शादाब है लेकिन फल नदारत। ज़राफ़त कलाम में ऐसी है जैसे दस्तरखान पे चटनी के मज़ा ले लो। ग़िज़ा में उसको कुछ ऐसा दखल नहीं, ज़्यादा खा लो तो मुँह जलता है, और जब तेज़ मसाला मैदे में जाता है तो मैदे की रतूबत को ज़्यादा खींच लेता है और आखिर उम्र में इतनी रतूबत कम हो जाती है कि मैदा ग़िज़ा हज़म करने से कासिर रहता है। ज़राफ़त के मुताबिक हज़रत शेख सादी अलैहिर्रहमत ने लिखा है कि ज़राफ़त हुनर नदीमों का है और ऐब हकीमों का। किस्सा उन्होंने कहीं सुनाया कि गांव में रिवाज था उस ज़माने में कि भाई जब घर की बहू मैके जाती थी तो उसको लेने के लिए शौहर नहीं जाते थे, वो या तो उनके छोटे भाई जाते थे और भाई नहीं हैं तो कोई और अजीज करीब का भाई चला गया।
اب ان کے خاندان میں کوئی تھا نہیں، ایک صاحب ایسے ہی تھے ذرا سے کہنا چاہیے کم ذہن والے، ان کو بھیجا گیا اور یہ ڈر یہ تھا کہ پتہ نہیں کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے۔ ان سے کہا، ہدایت کی کہ بھائی صرف ایسا کرنا کہ ہاں یا نہ میں جواب دینا، تاکہ تمہاری بات کا کوئی ظاہر نہ ہو کہ بھائی کہاں تک چلنے لگے۔ بہت اچھا سر بھی ان کا صاف تھا۔ آج کل تو صافہ باندھتے ہیں، پہلے اس صافے کو منڈاسا کہتے تھے، تو وہ منڈاسا باندھ کے روٹیاں بغل میں دبا کے دسترخوان میں ان کو دے دی گئی۔ وہ چلے دوسرے گاؤں، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا تھا۔ یہ میر باقر صاحب کے الفاظ نہیں ہیں، مطلب میں بتا رہا ہوں، ان کے الفاظ اور دوسرے ہوتے۔ تو راستے میں گرمی کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ کہیں لیٹ گئے، روٹیاں اٹھا کے منڈاسے میں باندھ لی اور رکھ دی۔ ہوا یہ کہ کتوں کو خوشبو آ گئی کھانے کی، وہ آ گئے اور روٹی کھا کے منڈاسا اٹھا کے چلے گئے اور کوئی روٹی بھی کھا گئے۔ بہرحال کرتے جب جاگے تو پھر گاؤں پہنچے۔ گاؤں پہنچ گئے تو وہاں لوگوں نے دیکھا، بھائی کے سسرال والوں نے کہ حضرت آ گئے، کہ بھائی خیریت تو ہے؟ ہاں۔ بھائی نہیں آئے؟ نہیں۔ طبیعت خراب ہے ان کی کیا؟ ہاں۔ علاج جاری ہے؟ نہیں۔ یا تو صاحب کیوں نہیں کہتے کہ مر گئے؟ اب انہوں نے کہا ہاں۔ اچھا ہاں۔ اب جب انہوں نے کہا ہاں تو وہاں تو کورام مچ گیا اور ان کی بھائی صاحب کی بیگم صاحبہ جو تھیں وہ غش کھا گئیں اور وہ عدت میں بیٹھ گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بغیر اپنی بھاوت کو لیے ہوئے گھر واپس پہنچ گئے۔ اب جو گھر واپس پہنچے تو لوگوں نے پوچھا، بھائی بھاوت کہاں ہیں؟ ان کو کہاں چھوڑا ہے؟ کہنے لگے وہ تو عدت میں بیٹھ گئی۔ بھائی کہنے لگے یہ کیا؟ ابے میں زندہ ہوں، میں ابھی مرا تھوڑے ہی ہوں، میں بیٹھا ہوں یہاں۔ کہنے لگے آپ کا کیا ہے، آپ تو بیٹھے ہی رہتے ہیں، پچھلے ہفتے پھپھی کا انتقال ہوا تھا تب بھی آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کا تو عادت ہے، آپ تو بیٹھے ہی رہتے ہیں۔ یہ انہوں نے داستان میں سنایا میر باقر صاحب نے۔ تو